नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आखिरकार बीजेपी ने भी भवानीपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रियंका टिबरीवाल, जो कि पेशे से वकील हैं, 2014 में बीजेपी से जुड़ी थी। बीजेपी के जो नेता रहे हैं बाबुल सुप्रियो, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी वो कानूनी सलाहकार थी और वही उनको बीजेपी में लेकर के आए थे। प्रियंका टिबरीवाल हाल ही में चर्चा में तब आई थी जब मई में जब चुनाव परिणाम आए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा के। उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उसके तमाम कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है। उसके बाद प्रियंका टिबरीवाल उन तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक थी जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में इस हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी और उन्हीं की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस तमाम हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया है। बीजेपी के सामने प्रश्न ये था कि जिस तरह से उन्होंने नंदीग्राम को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके ममता बनर्जी को वहां पर हरवाया था शुभेंदु अधिकारी के हाथों, क्या वैसा ही कोई बड़ा नाम उतारे चुनाव मैदान में? लेकिन बीजेपी के पास कोई ऐसा नाम था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी, जो चाहे नंदीग्राम में चुनाव हार गई हों, भवानीपुर से चुनाव जीतती रही हैं। यही उनका घर है, वार्ड नंबर 73, इसी में उनका घर है, पुश्तैनी घर, यहीं पर वो रहती हैं और यहाँ से 2 बार वो चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कई कारण थे जिसके चलते उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर उन्हीं को चुनौती देने का फैसला किया और आखिरकार वो करीब 2000 वोटों से चुनाव हार गई। हालांकि इसको चुनौती उन्होंने दी है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई जिसके चलते वो हारी। लेकिन कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर आप हैं तो आपको 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। 30 सितंबर को भवानीपुर का विधानसभा उपचुनाव, उसके लिए मतदान होगा और अब ये मुकाबला ममता बनाम प्रियंका होगा। सबके जहन में यही सवाल है कि क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगी, क्योंकि उनके लिए जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं जीतती हैं तो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगी। इतिहास में ऐसा हुआ भी है। भारत का लोकतंत्र बहुत ही चित्र विचित्र तरीका है। यहाँ पर हुआ है ऐसा कि जब मुख्यमंत्री जो है वो उपचुनाव में हारे हों, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो बतौर मुख्यमंत्री उनको अपना उपचुनाव लड़ना था, जीतना था, विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसा होता है। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी है, क्योंकि राजनीति में हमें तमाम तरह की बातें करनी होती है, इसलिए बात भी बताना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको किस तरह से ज़रूरी है और किस तरह से एक मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार भी चुके हैं। बाद में रघुबर दास भी बतौर मुख्यमंत्री चुनाव अपना हारे थे, उनका नाम भी उसी फहरिस्त में शामिल है। लेकिन बहरहाल प्रियंका टिबरीवाल को जो बीजेपी ने चूज़ किया है, बीजेपी का ये कहना है कि वो काफ़ी ताकतवर उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन कम से कम आंकड़े उनके पक्ष में नहीं जाते हैं। प्रियंका टिबरीवाल ने 2 बार अभी तक चुनाव लड़ा है। पहली बार उन्होंने कोलकाता नगर निगम का चुनाव लड़ा था 2015 में, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। इसी साल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन 58,000 से भी ज़्यादा वोटों से प्रियंका विधानसभा का चुनाव इस साल हारी हैं। तो 2 बार हार चुकी हैं और अब तीसरा चुनाव वो अपने लड़ने जा रही हैं, वो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। तो आप सोच सकते हैं कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। ममता बनर्जी की जीत के बारे में तो कहा जाता है कि वो, अधिकांश लोग कहते हैं कि जीत जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने तो ये भी दावा कर दिया कि प्रियंका अपनी जमानत बचा लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जो भवानीपुर सीट है उसका इतिहास भी बड़ा रोचक है, बहुत दिलचस्प इतिहास उसका है। और शायद ममता बनर्जी के भवानीपुर से नंदीग्राम जाने के पीछे इस भवानीपुर सीट का ये इतिहास और यहाँ का जो चुनावी गणित है, समीकरण है, ये भी एक बड़ी वजह रहा था। क्योंकि भवानीपुर सीट वो सीट है कि जहाँ ममता बनर्जी का अपना घर है, वार्ड नंबर 73 में। लेकिन 2 लोकसभा चुनाव में, 2014 में, 2019 में, इस वार्ड में टीएमसी पिछड़ गई थी। जी हाँ, टीएमसी के जो उम्मीदवार थे उनको बीजेपी से कम वोट मिले थे ममता बनर्जी के अपने वार्ड में। हालांकि इस साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें वार्ड नंबर 73 में टीएमसी काफ़ी आगे रही है। और जहां ममता बनर्जी का घर है तो बीजेपी कहती है कि जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका भी यही कार्य क्षेत्र रहा है। तो इसलिए बीजेपी भी अपनी एक विरासत का दावा इस भवानीपुर क्षेत्र से करती है। आपको बताएं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भवानीपुर विधानसभा सीट पर 184 वोटों की लीड मिली थी। ये बड़ी बात है कि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे निकल गई थी टीएमसी से। और इस साल 8 वार्ड में से 2 वार्ड में, चाहे तमाम कोलकाता नगर निगम के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं,
जहां पर कि 144 वार्ड हैं, वहां पर टीएमसी ने 132 वार्ड जीते, विपक्ष को केवल 12 मिले। लेकिन भवानीपुर में जो जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर 2 वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। और इसके पीछे क्या गणित है? इसके पीछे यह कहा जाता है कि इस वार्ड में गैर बंगाली स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे जो बांग्ला के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं, जिसमें कि गुजराती हैं, पंजाबी हैं, बिहार के हैं, मारवाड़ी हैं। ये सारे वोटर भी इस भवानीपुर क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में हैं। और शायद यही कारण रहा है कि जिस तरह से मार्जिन कम होता गया, जिस तरह से बीजेपी अपनी पैठ बनाती गई इस सीट पर, वो भी एक कारण रहा था कि भवानीपुर से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाने का फैसला किया था। लेकिन फिलहाल वो बाहर वापस आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो भवानीपुर सीट ये भी टीएमसी का गढ़ रहा है। 2011 के चुनाव में यहाँ से टीएमसी के सुब्रत बख्शी जीते थे करीब 50,000 वोटों से, और तब उन्होंने ममता बनर्जी के लिए सीट खाली की थी। ममता बनर्जी ने वहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें 54,000 वोटों से जीत हासिल की थी 2011 में। लेकिन 2016 में क्या हुआ? 2016 में ममता बनर्जी का मार्जिन घटकर करीब आधा रह गया, यानी सिर्फ 25,000 वोटों से ममता बनर्जी 2016 में जीती थी। और इसके अलावा 2021 में, यानी इस साल की अगर हम बात करें, तो टीएमसी के सोवन देव चटर्जी जीते हैं 29,000 वोट से। तो कहाँ 2011 के उपचुनाव में करीब 54,000 का मार्जिन, और कहाँ 2021 में ममता बनर्जी के लहर होने के बावजूद 29,000 का मार्जिन। तो शायद ये भी एक कारण रहा है कि भवानीपुर सीट को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो इसी साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, यहाँ पर बीजेपी को 45,000 वोट इस सीट पर मिले हैं, करीब 35% वोट बीजेपी को मिले। तो यानी अगर ये मान करके चला जा रहा है कि प्रियंका टिबरीवाल बहुत ही लाइट वेट कैंडिडेट हैं, उनकी जमानत बचेगी भी या नहीं बचेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर परंपरागत रूप से बीजेपी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इसी साल 35% वोट बीजेपी को विधानसभा के उपचुनाव में मिले हैं। लेकिन देखिए, एक बात अलग है कि जब चुनाव हो रहा होता है विधानसभा का, जब लोगों को पता नहीं होता कि किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तब बीजेपी भी एक प्रमुख दावेदार लग रही थी। तब भी शायद ये कारण हो सकता है कि बीजेपी को इतने वोट भवानीपुर से मिले हों। लेकिन अब जबकि 200 से भी ज़्यादा सीटों का प्रचंड बहुमत लेकर के ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी हैं, खुद ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतर रही हैं, तो ऐसे में यह मान करके चलना कि बीजेपी अपना ये मार्जिन इतना बचा करके रख पाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या प्रियंका टिबरीवाल का शिकस्त दे पाएगी ममता बनर्जी को, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही काल्पनिक प्रश्न ये हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल बीजेपी के बारे में जो हमने देखा है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाती है हर चुनाव को जीतने के लिए। भवानीपुर के उपचुनाव में भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है। अर्जुन सिंह, जो कि उनके सांसद हैं, लड़ाकू सांसद हैं, उनको इसका प्रभारी बनाया गया है इस सीट का। इसके अलावा 2 अन्य सांसदों को उनके साथ लगाया गया है। और जितने वार्ड वहां पर हैं, भवानीपुर विधानसभा सीट पर 8 वार्ड हैं, हर वार्ड की जिम्मेदारी एक विधायक को दी गई है। तो इस तरह से बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है इस विधानसभा सीट का, पूरी ताकत अपनी लगा रही है। साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के पश्चिम बंगाल में, इसमें राज्य के नेता तो रहेंगे। स्मृति ईरानी को लगाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी को लगाया गया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था भवानीपुर सीट पर सिख पंजाबी वोटर भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। और इसके अलावा शहनवाज हुसैन को लगाया गया है। मनोज तिवारी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, क्योंकि वहां पर बिहार के वोट भी काफ़ी ज़्यादा हैं भवानीपुर में। तो इस तरह से बीजेपी हर समुदाय के जो वोट हैं उनको एड्रेस करने के लिए अपने नेताओं को यहाँ से उसने तैनात कर दिया है। कोशिश वो पूरी करेगी। प्रियंका के रूप में उनको लगता है कि उन्होंने एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा उतारा है, जो कि महिला हैं, वहीं की हैं, ममता बनर्जी को चुनौती दे सकती हैं। ये सारे गणित बिठा करके प्रियंका को मैदान में उतारा है। तो इसलिए भवानीपुर का जो मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है, उसको बीजेपी ने अपनी ओर से रोचक बनाने की कोशिश की है। बहरहाल जो भी नतीजा होगा वो निश्चित तौर पर आपके सबके सामने अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। तो बात पतेगी में इतना ही। देखते रहिए NDTV।